देश दुनिया की कुछ ताज़ा तरीन खबरें लेकर एक बार फिर आपके सामने हाजिर हूँ। दोस्तों, इस वक्त एक ऐसा दौर चल रहा है जहाँ पर असली और नकली की पहचान कर पाना बहुत मुश्किल है। एआई का ज़माना है और इस एआई के ज़माने में जो वीडियोज़ हमारे सामने आती हैं, भले ही वो सच हों, उस पर यकीन नहीं हो पाता। बहुत सारी झूठी ऐसी वीडियोज़ हमारे सामने आ जाती हैं जिस पर हम यकीन कर लेते हैं। अब सरकार ने इसी को लेकर एक कानून बनाया है और इसकी ज़रूरत बहुत पहले थी, लेकिन ये जो कानून बनाया है, अब देखते हैं कि इसको ठीक से लागू किया जाता है या फिर बस कागज़ों में ये कानून बनकर रह जाएगा। दरअसल एआई की मदद से ज़्यादातर लोग फेक वीडियोज़ बना रहे हैं। कहीं पर एक्सीडेंट हो रहा है, उस एक्सीडेंट को एआई से और ज़्यादा बड़ा दिखा दिया जा रहा है। लोगों के चेहरे बनाकर, फर्जी चेहरे बनाकर उल्टी-सीधी हरकतें सोशल मीडिया पर करवाई जा रही हैं। बहुत सारी वीडियोज़ एआई के ज़रिए इस वक्त बन रही हैं, आपके सामने आती भी होंगी। कभी आप यकीन कर लेते होंगे, कभी आप कहते होंगे अरे ये तो एआई से बनी हुई है। तो इसी को लेकर सरकार ने तमाम सोशल मीडिया कंपनीज़ को एक चेतावनी दी है और कानून लागू करते हुए कहा है कि आप अपने प्लेटफ़ॉर्म पर थोड़ी-सी निगरानी ज़्यादा बढ़ाएँ। अभी तक जो कानून बना हुआ था उसके मुताबिक अगर कोई फर्जी वीडियो सोशल मीडिया पर डाला जा रहा था किसी भी प्लेटफॉर्म पर, तो उसको सोशल मीडिया कंपनी 36 घंटे के अंदर अंदर खत्म कर रही थी, मतलब हटा रही थी, डिलीट कर रही थी। लेकिन अब सरकार ने कहा है कि 36 घंटे जब तक होते हैं तब तक वीडियो बहुत ज़्यादा फैल चुकी होती है, फेक खबर बहुत ज़्यादा फैल जाती है, इसलिए 3 घंटे के अंदर अंदर हटाना ज़रूरी है। सरकार ने तमाम सोशल मीडिया कंपनी से कहा है कि आप एक ऐसा रूल बनाएं कि कोई भी वीडियो, कोई भी फोटो अगर आपके प्लेटफॉर्म पर अपलोड किया जा रहा है तो अपलोड करने वाला आपको ये जानकारी देगा कि ये एआई से बना हुआ है या नहीं है। और इसके अलावा आपको एक बड़ा वाटरमार्क भी ऐसा लगाना होगा जिससे वीडियो देखने वाले को ये पता चल सके कि ये एआई से बना हुआ है या फिर रियल वीडियो है। अगर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कोई वीडियो देख रहा है तो उसमें एक वाटरमार्क होगा, अगर वो एआई से बना हुआ होगा, और वाटर मार्क भी छोटा नहीं होगा बल्कि बड़ा होगा, ताकि हर कोई उसको आसानी से पहचान सके। कुल मिलाकर सरकार ने एआई को लेकर ये जो फैसला लिया है, फैसला सही है, क्योंकि बहुत ज़्यादा इस वक्त फेक वीडियोज़ सोशल मीडिया पर बनाई जा रही हैं। देखते हैं कि किस तरह से सोशल मीडिया कंपनी और सरकार इस कानून को लागू करती है। फिलहाल कुछ खबरें पहले आपको मिडिल ईस्ट की बता देता हूँ, उसके बाद कुछ और अपने देश की खबरें हैं वो भी आपको बताऊंगा। दोस्तों, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं परमाणु बम की। ईरान और अमेरिका इजराइल के बीच जो जंग है वो मेन जंग परमाणु बम को लेकर ही है। गाजा को लेकर ईरान के साथ जंग नहीं हो रही है अमेरिका इजराइल की। जो ईरान के साथ लड़ाई लड़ रहे हैं ये लोग, वो परमाणु हथियार को लेकर लड़ रहे हैं। तुर्की की तरफ से कहा गया है कि देखिए, अगर ईरान परमाणु बम बना लेता है तो फिर हम भी परमाणु बम बनाने की तरफ दौड़ेंगे, फिर एक होड़ मच जाएगी परमाणु बम बनाने की। मतलब तुर्की ये चाह रहा है, डायरेक्ट भी नहीं कहा कि ईरान परमाणु हथियार ना बनाए, लेकिन परमाणु हथियार बनाने की कोशिश जो ईरान कर रहा है, तो कहा कि देखिए, हम भी फिर इस होड़ में आगे आएंगे। जब ईरान बना लेगा तो हम भी बनाने की कोशिश करेंगे, फिर एक होड़ मच जाएगी, हर कोई परमाणु हथियार बनाएगा। तो तुर्की भी नहीं चाहता कि परमाणु हथियार ईरान बनाए। अब एक बहुत बड़ा दावा आईआरजीसी के पूर्व अधिकारी ने सऊदी अरब को लेकर किया है कि सऊदी अरब के पास परमाणु हथियार है। ग्रीन पार्टी के राजनेता और आईआरजीसी के पूर्व कमांडर हुसैन कनानी मोगदम, इन्होंने ये बड़ा दावा किया है। इन्होंने अमेरिकी पत्रकार रिक संचेज को दिए गए इंटरव्यू में ये बातें कही हैं कि सऊदी अरब के पास परमाणु बम तो है, लेकिन वो दिखाता ऐसा है दुनिया को कि उसके पास परमाणु हथियार नहीं है। आईआरजीसी के पूर्व कमांडर हुसैन ने दावा किया कि सऊदी अरब के पास जो परमाणु हथियार है उसकी जानकारी इजराइल को भी है और अमेरिका को भी है। सऊदी अरब की इस मामले पर अमेरिका और इजराइल से बातचीत होती भी है। अमेरिका सऊदी अरब के परमाणु हथियारों को खुले तौर पर एक्सेप्ट करने के लिए सऊदी अरब के ऊपर यह दबाव डालता है कि वो जो अब्राहिम समझौता है इजराइल का, सऊदी अरब उसमें शामिल हो जाए। सीधे तौर पर कहूं तो अमेरिका सऊदी अरब के ऊपर यह दबाव डालता है कि आप इजराइल के साथ रिश्ते अच्छे कर लो, हम आपके परमाणु हथियार को एक्सेप्ट कर लेंगे। इस मामले पर सऊदी अरब, इजराइल और अमेरिका के बीच बातचीत भी होती है। ये बात एक पूर्व आईआरजीसी के कमांडर ने कही है। क्या वाकई में सऊदी अरब के पास परमाणु हथियार है? आईआरजीसी के पूर्व कमांडर ने कहा कि यह बात ईरान को भी मालूम है। ईरान को ही नहीं बल्कि अमेरिका और इजराइल को भी मालूम है, और हमेशा सऊदी अरब के ऊपर ये लोग जोर डालते रहते हैं कि आप इजराइल के साथ समझौता करो, हम आपके परमाणु बम को ऑफिशियली एक्सेप्ट कर लेंगे। अल्लाह बेहतर जाने क्या हो रहा है। वैसे अमेरिका की पकड़ काफ़ी मजबूत है सऊदी अरब के अंदर, तो हो सकता है कि भाई सऊदी अरब ने बना भी लिया हो,
क्योंकि रोकता कौन है किसी भी देश को परमाणु हथियार बनाने से? अमेरिका और इजराइल। कोई भी देश परमाणु हथियार बनाने की कोशिश करता है तो अमेरिका और इजराइल ही सबसे पहले आगे आकर उसको रोकने की कोशिश करते हैं। पाकिस्तान को भी रोका, भारत को भी बहुत ज़्यादा रोकने की कोशिश की। अमेरिका ने सैटेलाइट के जरिए नज़र रखता था भारत के परमाणु प्रोग्राम पर, लेकिन फिर भी भारत ने इनकी आंखों में धूल झोंक कर परमाणु हथियार बना लिया। फिलहाल सैटेलाइट की बात चली है तो यहाँ पर आपको एक चीन के सैटेलाइट की भी खबर दे देता हूँ। अमेरिका सोचता है कि हम ही बॉस हैं, लेकिन चीन इनसे कहीं आगे चल रहा है। जॉर्डन के अंदर अमेरिका के जो थर्ड एयर डिफेंस सिस्टम मौजूद हैं, तमाम थर्ड एयर डिफेंस सिस्टम की लोकेशन चाइना ने पब्लिश कर दी है। चाइना का सैटेलाइट भी घूमता रहता है और इस वक्त मिडिल ईस्ट में चाइना अमेरिका की हर उस लोकेशन का पता लगा रहा है जो गुप्त लोकेशन है। कहाँ कहाँ पर अमेरिका ने अपने हथियारों को तैनात किया हुआ है, कहाँ कहाँ पर एयर डिफेंस सिस्टम रखे हुए हैं। तो जॉर्डन के अंदर जितने भी थर्ड एयर डिफेंस सिस्टम रखे हुए हैं अमेरिका के, सभी की लोकेशन अब शायद ईरान को मालूम पड़ चुकी है। अब हो सकता है कि अमेरिका उन लोकेशनों को थोड़ा सा चेंज कर दे, लेकिन पब्लिश किया गया है ऑफिशियली चाइना की तरफ से ये एक मानचित्र। दोस्तों, आज दुनिया जान चुकी है कि ईरान के पास मिसाइलें बहुत ज़्यादा हैं। ईरान के रक्षा मंत्रालय ने कहा है कि हम अपनी मिसाइलों को पब्लिश नहीं करेंगे, दिखाएंगे नहीं कि हमारे पास कौन कौन सी मिसाइलें हैं। कुछ मिसाइलें जो है वो गुप्त रखी जाएंगी और यही ईरान की ताकत भी है। ईरान ये जो गुप्त मिसाइलें रखता है और कभी टाइम आने पर कुछ छोड़ता है, तो इससे अंदाज़ा लगाया जाता है कि ईरान के पास बहुत ताकत है। अमेरिका और इजराइल ईरान से इसीलिए ज़्यादा पंगा नहीं लेते हैं। दोस्तों, अभी कुछ देर पहले ही आपको मालूम है कि वेनेजुएला देश पर अमेरिका ने कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली कब्जा कर लिया। वहाँ के राष्ट्रपति को उठा लिया, अभी भी अमेरिका की कैद में है और अमेरिका की नज़र वहाँ के तेल पर थी और अमेरिका ने अब उस तेल को बेचना शुरू भी कर दिया है। वेनेजुएला के तेल की पहली खेप अमेरिका ने इजराइल को भेजी है। वेनेजुएला के अंदर जब मादुरो राष्ट्रपति थे तो ये प्रतिबंध लगा हुआ था कि इजराइल को तेल नहीं बेचा जाएगा, लेकिन अमेरिका ने इजराइल को तेल की पहली खेप वेनेजुएला की बेच दी है। तो अब ऐसे ही तेल बेचकर अमेरिका पैसा कमाएगा। दूसरे देश पर नजर रखता है अमेरिका इस तरह से। बेंजामिन नेतन्याहू अमेरिकी दौरे पर है और अमेरिकी दौरे पर मीडिया से बातचीत करते हुए कहा गया कि ईरान को ऐसा लग रहा है कि अमेरिका उनसे बातचीत कर रहा है, अकेले बातचीत कर रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। अमेरिका और इजराइल एक कमरे में बैठकर सारे प्लान तैयार करते हैं और ईरान के लिए अभी भी एक कमरे में बैठकर प्लान तैयार किए जा रहे हैं। ईरान को इस बात का जल्दी पता चल जाएगा। ये बात तो ठीक है दोस्तों, भले ही कितनी भी इन दोनों के बीच लड़ाई झगड़े की खबरें आए, लेकिन ये लैला मजनू की तरह हैं, एक दूसरे से अलग नहीं हो पाते हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर से कहा है कि भारत और पाकिस्तान की जंग मैंने रुकवाई थी, परमाणु हथियार तक बात पहुंच चुकी थी, मैंने रुकवाई है। तो लगातार भारत को लेकर इस तरह के बयान डोनाल्ड ट्रंप दिए जा रहे हैं। गाजा की बात करें तो गाजा अभी भी वैसा ही है, कोई भी अंतर्राष्ट्रीय सेना गाजा के अंदर तैनात नहीं हुई है। इंडोनेशिया के 20,000 सैनिक गाजा के अंदर तैनात किए जा सकते हैं। फिलहाल अभी जैसा का तैसा गाजा बना हुआ है। जेफरी एप्स्टीन की बात कर लेते हैं। कथित तौर पर ऐसी खबरें चल रही हैं कि जेफरी एप्स्टीन ने 2018 में लगभग 330 गैलन करीब 1250 लीटर सल्फ्यूरिक एसिड खरीदा था। लगातार एप्स्टीन को लेकर ऐसी बातें सामने आ रही है। कथित तौर पर यह दावा किया जा रहा है कि ये जो सल्फ्यूरिक एसिड है ये बॉडी को डिकम्पोज करने में किया जाता है। इंसान का जो शरीर होता है उसको ख़त्म करने में इसका इस्तेमाल किया जाता है। अब इतनी बड़ी मात्रा में क्यों खरीदा था? क्या इसके पीछे एक बहुत बड़ी साजिश थी? लोगों को मारा गया है, बहुत सारी चीज़ें ऐसी चल रही हैं कि आखिर क्यों खरीदा गया था इतनी बड़ी मात्रा में सल्फ्यूरिक एसिड? ये एप्स्टीन जो है वो एक तरीके का दलाल तो था ही, लेकिन इसके अलावा इसका मकसद सिर्फ ये था कि कैसे भी बड़े लोगों को अपने जाल में फंसाकर उनका इस्तेमाल किया जाए, और इसने सबसे बड़ा हथकंडा यही अपनाया। इसका एक घर था अमेरिका में, वहाँ पर लोगों को बुलाता था, हिडन कैमरे लगे हुए थे, सबकी तस्वीरें वहाँ पर ये क्लिक कर लेता था, वीडियोस बना लेता था और फिर शायद हो सकता है कि उन्हीं के आधार पर बड़े बड़े लोगों को ब्लैकमेल करके आगे उनसे काम निकालता हो। लग्जरी लाइफ जी रहा था, अय्याशी वाली लाइफ जी रहा था। सारे दुनिया के बड़े बड़े लोग इसके कांटेक्ट में रहते थे, सबको इसने अपने जाल में फंसाया हुआ था, हिडन कैमरे लगाकर और लड़की का लालच देकर। अब इसको लेकर कथित तौर पर सोशल मीडिया पर ऐसे दावे भी किए जा रहे हैं, हालांकि इसमें सच्चाई कितनी है ये नहीं कहा जा सकता। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि एआई की मदद से ये सब किया जा रहा है। दरअसल ऐसे फोटोज वायरल हो रहे हैं सोशल मीडिया पर जहां पर इसकी दाढ़ी दिखाई जा रही है और कहा जा रहा है कि ये तेल अवीव यानी इसराइल की सड़कों पर घूम रहा है। सफ़ेद बाल हो चुके हैं लेकिन अभी ये जिंदा है, मरा नहीं है, क्योंकि इसकी मरने के पीछे भी एक थ्योरी बताई जा रही है कि जब ये मरा था, इसने अपने आप को मारा था जेल के अंदर, तो जिस जेल में ये बंद था वहाँ पर 24 घंटे
कैमरे लगे रहते हैं, लेकिन जिस वक्त ये मरा था उस वक्त कैमरे रिकॉर्ड नहीं कर रहे थे। जहाँ पर ये था कैमरे रिकॉर्ड नहीं कर रहे थे, कैमरे लगे हुए थे, लाइव स्ट्रीम चल रही थी, लेकिन रिकॉर्डिंग बंद थी। इसके अलावा जो मेन एंट्रेंस था वहाँ पर भी रिकॉर्डिंग बंद थी जेल के। ये यहूदी था, उसको मोसाद का एजेंट भी कहा जाता था। तो हो सकता है भाई इसमें कोई बड़ी बात भी नहीं है कि ये अभी जिंदा भी हो। फिलहाल कथित तौर पर सोशल मीडिया पर ऐसी बातें चल रही हैं। आइए अब अपने देश की तरफ चलते हैं। दोस्तों, बंगाल के अंदर वो जो बाबरी मस्जिद टाइप की मस्जिद बनाने का ऐलान किया गया है, उसके निर्माण की शुरुआत आज से हो जा रही है। 1200 मौलवी बुलाए जा रहे हैं, कुरान की तिलावत की जाएगी और उस मस्जिद का निर्माण किया जाएगा। साथ ही साथ एक खबर और आ रही है, केंद्र सरकार ने वंदे मातरम को अनिवार्य कर दिया है। जहां पर भी जनगण मन यानी राष्ट्रीय गीत पढ़ा जाता है, वहां पर सरकारी अधिकारी जो होते हैं या किसी भी तरह का कोई प्रोग्राम होता है, स्कूलों में भी कहीं पर कुछ होता है, तो राष्ट्रीय गान से पहले वंदे मातरम गाया जाएगा। जहां पर गाया जाता है वहां पर गाया जाएगा, और जहां पर राष्ट्रीय गान बजाया जाता है वहां पर वंदे मातरम बजाया जाएगा, और सबको राष्ट्रीय गान की तरह ही वंदे मातरम में खड़ा होना पड़ेगा। बाकी डिटेल मैं आपकी स्क्रीन पर लगा दे रहा हूँ, क्या क्या किसे किसे कहाँ कहाँ पर इसको बजाने के लिए अनिवार्य किया गया है। फिलहाल वंदे मातरम राष्ट्रीय गान से पहले बजाया जाएगा और राष्ट्रीय गान की तरह ही खड़ा होना पड़ेगा। केंद्र सरकार की तरफ से ये फैसला कर दिया गया है। इस रिपोर्ट में इतना ही, कुछ और खबरों के साथ फिर हाजिर होऊंगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।